हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का बैंकिंग का यूनिट 4 लॉज रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पहले आप जान लें कि क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो गारंटी देते हैं कि जो भी पर्सन है जिसको किसी से पेमेंट लेनी है उसको पेमेंट मिलेगी। ये डॉक्यूमेंट इस बात की गारंटी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बिजनेसमैन ने किसी सेलर से गुड्स ख़रीदे, ठीक है, और उसके पास उस टाइम कैश नहीं है पे करने को, तो वो उसको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, एक डॉक्यूमेंट जो कि गारंटी है कि हाँ वो उसको पैसे देगा, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है चेक। आपने चेक का नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं। चेक कौन बना सकता है? चेक वो इंसान बना सकता है जिसका किसी बैंक अकाउंट में या तो सेविंग्स अकाउंट हो या तो हो करंट अकाउंट, ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ये डिफ़ाइन है कि चेक एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ हो सकता है। एक डिफरेंस है कि चेक के केस में बैंक हमेशा ड्रॉ ही होता है, ठीक है। और दो और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं चेक के कि इट इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, दिस इज़ द फर्स्ट वन, एंड इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। अब उन लोग के बारे में जान लेते हैं जिनसे चेक रिलेटेड होता है, जो होता है ड्रॉअर, ड्रॉई, पे होल्डर, इंडोर्सर एंड एंडोर्सी, ठीक है। ड्रॉअर वो होता है जो चेक बनाता है, ड्रॉई वो होता है जिसे चेक मिलता है। अच्छा, कुछ केस में ऐसा भी होता है कि इंसान चेक दूसरे को देने के लिए नहीं, खुद के लिए भी बनाता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई बड़ा अमाउंट विड्रॉ करना है तो आप एटीएम से थोड़ी ना 1 लाख रुपए, 20 लाख रुपए विड्रॉ करोगे, है ना। ऑफ कोर्स सी बात है। तो आप उसके लिए आप एक चेक बनाते हो खुद के लिए ही और बैंक में जाकर उसे दे देते हो ताकि बैंक आपको वो पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकाल के दे दे, ठीक है। तो आप पैसे विड्रॉ करने के लिए भी चेक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप चेक बना रहे हो तो वो आप किसी और को ही दो, ठीक है। पे वो होता है जिसे पैसे मिलते हैं, होल्डर वो होता है जो पैसे देता है, ठीक है। एसेंशियल्स क्या होते हैं एक चेक के? एसेंशियल कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। इट इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर वेयर द ड्रॉवर हैज़ एन अकाउंट। ड्रॉवर यानी कि जिसने वो चेक बनाया है उसका जहाँ पे भी अकाउंट है वो चेक उसी बैंकर पे ड्रॉन होगा, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर वेयर द ड्रॉवर हैज़ एन अकाउंट। वो उसी बैंक के ड्रॉवर पे ड्रॉन होता है जिस बैंक में ड्रॉवर यानी कि जिसने चेक बनाया है उसका अकाउंट होता है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड ये पेबल होता है, आपको जब ये चेक मिलेगा आप उससे पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। डिमांड का यही मतलब ही होता है कि आप जब चाहो तब पैसे निकाल सकते हो। इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। इट इज़ हाउएवर अ कस्टम अलॉन्ग बैंक्स टू मेक चेक्स एज गुड फॉर पर्पस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको चेक एक्सेप्ट करना ही है। अगर आपको किसी से चेक एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप नहीं करिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको चेक दे दिया, वो आपको कैश नहीं देना चाहता है तो आप उससे चेक एक्सेप्ट ही करो। आप उससे कैश की डिमांड कर सकते हो, ठीक है। कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है, चेक में बी पेबल टू द ड्रॉअर हिमसेल्फ। वही जो मैंने आपको बताया कि जिसने चेक बनाया है वो खुद भी पैसे निकालने के लिए बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि चेक आपने बनाया है तो आप किसी और के लिए ही बनाओ, ठीक है। और अगर चेक डिसऑनर हो जाता है, अगर चेक एक्सेप्ट नहीं करता है बैंक, तो बैंकर ड्रॉअर को पैसे देगा वापस जो उसके अकाउंट्स में से अगर कट गए होंगे। लेकिन जो होल्डर होता है जिसे पैसे मिलने होते हैं वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द बैंकर इज़ लायबल ओनली टू द ड्रॉअर, ठीक है। वो सिर्फ बैंकर जो होता है वो सिर्फ ड्रॉअर के लिए लायबल होता है। इट अ होल्डर हैज़ नो रेमेडी अगेंस्ट द बैंकर इफ़ अ चेक इज़ डिसऑनर्ड। अगर चेक डिसऑनर हो गया तो जो होल्डर होता है वो कुछ नहीं कर सकता बैंकर के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट है
जो यूजुअली चेक होता है इंडिया में वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। अ चेक इज़ यूजुअली वैलिड फॉर 3 मंथ्स इन इंडिया, हाउएवर इट इज़ नॉट इनवैलिड इफ़ इट इज़ पोस्ट डेटेड और एंड डेटेड। अगर पोस्ट डेटेड या एंड डेटेड चेक को किया गया है तो फिर वो उस कंडीशन में ज़्यादा डेट का या कम डेट का हो सकता है, लेकिन यूजुअली जो होता है चेक वो 3 मंथ्स का ही होता है, ठीक है, वैलिड। उसके बाद आप पैसे नहीं निकाल सकते। आपने किसी से पैसे लिए, 3 महीने हो गए, फिर आप नहीं कह सकते कि अब मैं इस चेक को यूज़ करके पैसे निकालूं। नो स्टैम्प इज़ रिक्वायर्ड टू बी एफिक्स्ड ऑन चेक। चेक के लिए आपको कोई भी स्टैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ चेक, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ओपन चेक एंड क्रॉस चेक्ड, बियरर चेक्ड एंड ऑर्डर चेक्ड, एंड डेटेड चेक एंड स्टेल चेक और पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। स्टेल चेक को ही पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। एंड डेटेड चेक, बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, ओपन चेक और क्रॉस चेक, सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ओपन चेक से। ओपन चेक क्या होता है? ओपन चेक वो चेक होता है जो क्रॉस नहीं होता है, यानी कि जिसको कैश में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। जो होल्डर होता है, जिसके पास वो चेक होता है, वो चाहे तो बैंक के पास जाए, काउंटर पे चेक दे, उसको या तो कैश में करवा सकता है, ठीक है। पहली चीज़ क्या करवा सकता है कि उसको उसकी जगह पैसे दे, चेक दे, चेक पे जो अमाउंट लिखा है उतना पैसा कैश में ले ले। दूसरा काम ये कर सकता है कि उतना पैसा अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा ले। तीसरा काम आप क्या कर सकते हो, पहले तो कैश में करवा सकते हो, अपने बैंक में कई अमाउंट करवा सकते हो ट्रांसफ़र, और तीसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप उस चेक को दोबारा साइन करके किसी और के नाम पे कर सकते हो। कि आपने किसी से पेमेंट ली, अब आपको किसी और को देनी है, तो आप उतना ही पेमेंट किसी और के नाम पे दे रहे हो, ठीक है। क्रॉस चेक क्या होता है? ओपन चेक होते हैं, उसमें रिस्क होता है कि अगर वो चोरी हो जाए या खो जाए आपसे, तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगी। तो उसकी सुझाव के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को हम लोग क्रॉस चेक इशू करते हैं, ठीक है। अब क्रॉस चेक क्या होता है? ये वो चेक होता है जिसमें आप कैश में पैसे नहीं निकाल सकते हो, जिसका नाम उस चेक पे लिखा है उसके अकाउंट में ही पैसा जाएगा, ठीक है। ओपन चेक में आप अपने अकाउंट में भी डलवा सकते थे, कैश भी करवा सकते थे, किसी और को भी दे सकते, लेकिन क्रॉस चेक में जिसका नाम लिखा है उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो अगर वो पैसा अगर वो चेक किसी ने चोरी भी कर लिया, तो जब वो उसको काउंटर पे देगा तो वो पैसा तो आपके ही अकाउंट में आएगा जिसका नाम लिखा है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम एक चेक को क्रॉस कैसे कर सकते हैं? उस पर 2 पैरेलल लाइन्स खींच के 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, या तो उस पर अकाउंट पे ही लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, और नॉट नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉट नेगोशिएबल अकाउंट पे ही या तो नॉट नेगोशिएबल लिख के ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं 2, तो वो चेक क्रॉस चेक हो जाता है, ठीक है। यही डिफरेंस है ओपन चेक और क्रॉस चेक में। ओपन चेक को हम लोग कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, क्रॉस चेक को नहीं करा सकते हैं। क्रॉस चेक में हम लोग पैरेलल लाइंस खींचते हैं, उस पर हम लोग नहीं खींचते हैं। क्रॉस चेक में चोरी हो जाने का डर ज़्यादा रहता है, ओपन चेक में चोरी हो जाने का डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर चोरी हो गया तो जिसने भी चुराया होगा वो बैंक में जाके उसे कैश में कन्वर्ट करवा के पैसा ले लेगा। लेकिन अगर जो क्रॉस चेक है उसको अगर कोई चोर बैंक में देगा तो फिर पैसा तो उसी के अकाउंट में आएगा ना जिसका नाम लिखा हुआ है, तो चोर को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। बेयरर चेक क्या होता है? बेयरर चेक वो चेक होता है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि जिसका नाम लिखा है उसी को पैसा मिले। जो भी इंसान बैंक में वो चेक ले जाएगा उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई चेक मिला 2,000 का, भले उस पर आपका नाम लिखा हो, पर अगर आप वो अपनी फ्रेंड को दे दोगे ना तो आपका फ्रेंड ले जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। नाम चाहे किसी का भी लिखा हो, लेकिन जो भी जिसके पास वो चेक होगा पैसा उसी को मिलेगा, वो होता है बेयरर चेक, ठीक है। ऑर्डर चेक उसका उल्टा, जिसका नाम लिखा हुआ है उसी को पैसा मिलेगा। उसमें बेयरर का नाम कट भी कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं, और ऑर्डर लिख देते हैं वहाँ पे, ठीक है। बेयरर की जगह ऑर्डर। पर जिसका नाम लिखा हुआ है वो पहले उस चेक को ले ले, उसके बाद उस पर किसी और का नाम लिख के साइन कर दे, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। पर ऐसा नहीं कि बेयरर चेक की तरह बस एक को पकड़ा दिया, ले गए, दिखा दिया, ले लिया पैसा, वैसे सिंपल नहीं होता है। उसमें जिसका नाम लिखा होता है उसी का होता है, और जिसका नाम लिखा हुआ है अगर वो खुद साइन करके किसी और का नाम लिख के दे देता है तो फिर पैसा किसी और को मिलता है, वरना जिसका पहले लिखा था उसी को पैसा मिलता है, ठीक है।
एंड डेटेड चेक। एंड डेटेड चेक एक तरह से प्रीपोन्ड चेक होते हैं, ठीक है। आपको अगर किसी को चेक देना है 20 तारीख को, तो आप उसका नाम उस पर नाम डाल दो 5 तारीख को, ताकि उसकी डेट थोड़ी पीछे हो जाए। 3 महीने तक वैलिड रहता है ना, तो थोड़ा कम वैलिड रहे, ठीक है। स्टेल चेक क्या होता है? स्टेल चेक वो चेक होते हैं जिनकी वैलिडिटी सिर्फ 3 मंथ्स की होती है, या फिर कोई भी पीरियड मेंशन कर दिया जाता है और उस पीरियड के अंदर ही पेमेंट लेनी होती है बैंक को वो चेक दिखा के, वरना आपको फिर उस पीरियड के बाद पेमेंट नहीं मिल सकती है, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक समझ गए होंगे, वो पोस्ट डेटेड होते हैं। Suppose if a check presented on 8th May 2015 bears a date of 25th May 2015, it is a post-dated check. ठीक है, it is an example of post-dated check. Multi-dated check क्या होते हैं? Multi-dated check वो होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में फटा हुआ होता है। बैंक पहले ड्रॉअर यानी कि जिसने चेक बनाया है उससे कंफर्म किए बिना उसका पेमेंट नहीं देती है, और पर अगर वो साइड से फटा हुआ है और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लिखी हुई होती है उनमें से कुछ भी नहीं फटा है, तो फिर वो उसकी पेमेंट दे देती है, ठीक है। तो ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया चेक के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर बिल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब हम लोग उसके बाद जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सबसे पॉपुलर होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो साइन किया हुआ होता है, जिसने उसको बनाया है उसके द्वारा, जो डायरेक्ट करता है एक पर्सन को कि आपको ये सर्टेन अमाउंट इस सर्टेन पर्सन को देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, उस पर साइन किया और पर्सन बी से कहा कि तुम पर्सन सी को इतना पैसा दे दो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बेयरर टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट में सेक्शन 5 लिखा हुआ है। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन काफ़ी सिमिलर है प्रॉमिसरी नोट से, तो इनमें भी कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है, ठीक है। पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अब जैसे कि हम लोगों ने पहले चेक में पढ़ा था कि कौन कौन से लोग चेक में होते हैं, वैसे ही अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन होता है। तो पहले तो होता है ड्रॉअर जो बिल बनाता है, ड्रॉई जिसे बिल मिलता है, एक्सेप्टर द वन हु एक्सेप्ट द बिल, ठीक है। वैसे तो जो ड्रॉई होता है जिसे पैसे मिलने हैं वही वो बिल एक्सेप्ट करता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि जिसे पैसे मिलने हैं वो उस टाइम पे फ्री ना हो, तो फिर कोई और उसके लिए बिल वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। वो होता है एक्सेप्टर। पेई वो जिसे पैसे मिलता है, द वन टू whom द सम स्टेटेड इन बिल इज़ पेएबल, ठीक है। आइदर द ड्रॉअर और एनी अदर पर्सन मे बी द पेई। ड्रॉअर भी पेई हो सकता है और कोई अदर पर्सन भी पेई हो सकता है। होल्डर वो जिसके पास वो बिल होता है। जब होल्डर किसी और को वो बिल इंडोर्स कर देता है तो वो बन जाता है इंडोर्सर, और जिसको वो बिल इंडोर्स करता है वो बन जाता है इंडोर्सी। ये तो हो गए पार्टीज़ ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कि कौन कौन बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट होता है। ड्रॉअर, ड्रॉई, एक्सेप्टर, पेई, होल्डर, इंडोर्सर, इंडोर्सी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो फर्स्ट है इट मस्ट बी इन अ राइटिंग, लिखा हुआ होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर नॉट अ रिक्वेस्ट टू पे मनी। कोई कंडीशन नहीं लिखी होनी चाहिए कि हम आपको इस शर्त पे पैसे पे करेंगे, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर, जो बना रहा है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का उसका साइन ज़रूर होना चाहिए, जो पैसा देगा उसका साइन ज़रूर होना चाहिए। द पार्टीज़ मस्ट बी सर्टेन, पता होना चाहिए
कौन कौन है, कौन क्या है, कौन ड्रॉई है, कौन पेयर है। ये नहीं कि ऐसे ही बना के किसी को भी दे दिया, कहीं भी जा रहा है, ठीक है। नाम वाम लिखे होने चाहिए। द पार्टीज द सम पेबल मस्ट ऑल्सो बी सर्टेन। सम भी लिखा होना चाहिए, कितना सम है, ठीक है। ये नहीं कि दिया जितना भी पैसा मांगना हो मांग लिया। सम सर्टेन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। इट मस्ट कंप्लाई विथ अदर फॉर्मेलिटीज, स्टैम्प, डेट एक्सेट्रा। अब हम लोग ने प्रोजेक्ट में पढ़ा था कि इसमें कोई स्टैम्प नहीं लगती है, पर इसमें स्टैम्प, डेट सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको स्क्रीन पे प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमेन दिखा रही हूँ, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको ये प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमेन दिखा दिया है, और आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का भी स्पेसिमेन दिखा दिया था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉमिसरी नोट के बारे में। पार्टीज़ ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। तो कौन कौन पार्ट होता है प्रॉमिसरी नोट का। फर्स्ट, द मेकर, द पर्सन हु मेक और एग्जीक्यूट द प्रॉमिसरी द नोट प्रॉमिसिंग टू पे द अमाउंट स्टेटेड। जो कि प्रॉमिसरी नोट बनाता है वो होता है मेकर। नाम से ही पता लग रहा है, मेकर यानी जो बनाने वाला है। पे टू होम द नोट इज़ पेबल। पे जिसको उससे पैसे मिलेंगे। होल्डर जिसके पास वो प्रॉमिसरी नोट होगा। इंडोर्सर इंडोर्स करने वाला। इंडोर्सी जिसके लिए इंडोर्स किया गया है, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के क्या एसेंशियल्स हैं अब। टू बी अ प्रॉमिसरी नोट एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट पोजेस द फॉलोइंग एसेंशियल। फर्स्ट, इट मस्ट बी इन राइटिंग। जो प्रॉमिसरी नोट है वो रिटर्न होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए। Second, it must contain an express promise or clear undertaking to pay. The promise to pay cannot be inferred. A mere acknowledgement of debt is not sufficient. If A writes to B, I owe you rupees 500, it is not no promise to pay. The instrument is not a promissory note. इंस्ट्रूमेंट में इधर उधर की बातें नहीं लिखी होनी चाहिए कि हाँ मैंने इनसे इतने पैसे लिए। साफ साफ लिखा होना चाहिए कि हाँ मुझे इनको इतने पैसे देने हैं और ये मैं देने का प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। थर्ड, प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। द प्रॉमिस टू पे व्हेन एबल और एज सून एज पॉसिबल और आफ्टर योर इज कंडीशन, बट अ प्रॉमिस टू पे आफ्टर अ specific time or on happening of an event which must happen is not conditional. अब कह रहे हैं कि कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी कि कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। आपको पैसे देने हैं तो देने हैं। जितना जो डेट लिखी होगी या फिर जिस भी इवेंट के बारे में लिखा होगा कि इस टाइम पे दूंगा या इस दिन दूंगा या जब ये होगा तब दूंगा, तब ठीक है। लेकिन ऐसा कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि हाँ जब मैं लायक होऊंगा तब दूंगा या फिर जब देखा जाएगा तब दे दूंगा, जब पैसे होंगे तब दे देंगे। ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई टाइम मेंशन कर देना चाहिए, उस टाइम पे दे देना चाहिए। फोर्थ है, द मेकर मस्ट साइन द प्रॉमिसरी नोट इन टोकन ऑफ एन अंडरटेकिंग टू पे द पेई और हिज ऑर्डर। जो मेकर है उसका साइन होना ज़रूरी है। द मेकर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। द नोट मस्ट स्टेट क्लियरली हु इज़ द पर्सन प्रॉमिसिंग टू पे। कौन पैसे देने वाला है उसका नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द पेई मस्ट बी सर्टेन। पेई का नाम भी साफ साफ लिखा होना चाहिए जिसे पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन। जो पैसे जितने देने हैं वो भी साफ साफ लिखा होना चाहिए। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल टेंडर मनी ऑफ द कंट्री। और लीगल टेंडर मनी में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा लीगल टेंडर मनी क्या होता है, ठीक है। लीगल टेंडर मनी वो होती है जो उस कंट्री में जो करेंसी एक्सेप्ट की जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन नोट्स, कॉइन्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। ईच स्टैम्प मस्ट बी ड्यूली कैंसल्ड बाय मेकर सिग्नेचर और इनिशिएट्स। स्टैम्प वगैरह अच्छे से लगा होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट कंटेन द नेम ऑफ प्लेस एंड द डेट ऑन विच इट इज़ मेड। जिस दिन और जिस जगह बना है उसका डेट और टाइम भी मेंशन होना चाहिए,
ठीक है। अ प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल और इशूड टू बेयरर नो मैटर वेदर इट इज़ पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ सर्टेन टाइम। हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना बेयरर चेक, उसमें जिसके पास भी वो चेक होता है उसी को पेमेंट मिल जाती है, पर प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं होता है, जिसे पे करना है उसे ही पैसे मिलता है। ठीक है। अब प्रॉमिसरी नोट इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर कोई चाहे तो प्रॉमिसरी नोट के अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकता है और एक प्रोविज़न बना दिया जाता है उस अमाउंट का, ताकि अगर इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसे ना हो तो फिर वो पूरा अमाउंट प्रोविज़न से पे कर लिया जाता है। ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट को इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है। ये प्रॉमिसरी नोट का एक स्पेसिमेन है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पर्सन्स हु आर इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकता है? ठीक है। माइनर। माइनर कौन होते हैं? जो 18 के नहीं हुए होते हैं। ठीक है। एज पर सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट, a minor may draw, endorse, deliver and negotiate a NI so as to blind all parties except himself. He does not incur any liability but other adult parties to remain liable. He can be endorsed or pay. माइनर को सिर्फ फ़ायदा मिल सकता है, माइनर को पैसे मिल सकते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ के लिए लायबल नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर वो 18 से कम है कोई पर्सन तो उसे लायबल नहीं होना पड़ता है, उसे पैसे मिल सकते हैं लेकिन उसे पैसे देने नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पर्सन भी प्रॉमिसरी नोट का पार्ट नहीं हो सकता है। अ पर्सन ऑफ अनसाउंडेड माइंड, जो अनसाउंडेड माइंड के पर्सन होते हैं वो भी प्रॉमिसरी नोट का पार्ट नहीं बन सकते हैं। अ कंपनी कैन नॉट इनकर लाइबिलिटी अंडर NI अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लिसिटली परमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बिना मेमोरेंडम और एसोसिएशन में या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए बिना कंपनी भी ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है। एज पर सेक्शन 27, एवरी पर्सन केपेबल ऑफ बाइंडिंग हिमसेल्फ और बीइंग बाउंड बाय अ NI मे सो बाइंड हिमसेल्फ और बी बाउंडेड बाय अ ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट एक्टिंग इन हिज नेम। ठीक है। तो ये तो हो गया पर्सन्स हु आर इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में। ठीक है। पहले हम लोगों ने चेक के टाइम पे पढ़ा था कि चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी देखा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। पहले सिमिलैरिटीज़, 3 पार्टीज़ जो दोनों में सिमिलर होती हैं वो है ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई बिल ऑफ एक्सचेंज में भी होता है और चेक में भी होता है। रिटन एंड साइंड, चेक में भी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए और वो रिटर्न होना चाहिए और साइंड होना चाहिए, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी रिटर्न होना चाहिए, साइंड होना चाहिए और कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड जो सिमिलैरिटी है वो है पेई में इंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन। जो पेई है यानी जिसे पैसे मिलने वाला है वो किसी और के नाम पे भी इंडोर्स कर सकता है, यानी आपको किसी से पैसे मिलने वाले थे और आपने उस पैसे को किसी और को दे दिया। ये काम आप बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कर सकते हो और चेक में भी कर सकते हो। ठीक है। अब ये तो हो गए 3 सिमिलैरिटीज़। अब हम लोग पढ़ लेते हैं डिफरेंसेस। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई में भी, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉई कैन मे बी एनीबडी इंक्लूडिंग अ बैंकर। चेक के केस में ड्रॉई इज़ ऑलवेज अ बैंकर। ड्रॉई हमेशा बैंकर होता है चेक के केस में, और ड्रॉई कोई भी हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। ठीक है। ये मैं सारे डिफरेंसेस जो हैं उसकी एक पिक्चर डाल देती हूँ तो आपको ज़्यादा आसान होगा समझने के लिए, और प्लस आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको कुछ ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और इस चैप्टर के आगे के पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे इसके पार्ट 2 में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। Bye guys.